हेलो क्लास। हेलो। हाँ, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी थर्ड पार्ट अपने चैप्टर का, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये मैं इसका थर्ड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ आज। इससे पहले हम दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं वीडियो के। वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको आसानी से पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आपको आराम आराम से समझ में आ जाए। ए टू जेड एक एक पॉइंट हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं रोमांटिक इमेजिनेशन पे। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड दी नेशनल फीलिंग। इससे पहले हमने बहुत सारी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। ट्रीटी ऑफ वियना डिस्कस कर लिया है। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद कुछ रिवॉल्ट्स होते हैं जिसमें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्रसल्स में कुछ होता है, फ्रांस में कुछ होता है। ऐसे ही अब हम रोमांटिक इमेजिनेशन नाम की एक बात डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन बीच में कहाँ से आ गया? रोमांटिक का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ रोमांटिक इमेजिनेशन? रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम किस तरह से, किसी तरह, एक मिनट पेन निकाल लूँ। हाँ, एक मिनट बस। देखिए, रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम बिना किसी वॉर के, बिना किसी रिवॉल्यूशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करेंगे। दैट इज़ द रोमांटिक इमेजिनेशन। कैसे कल्चर, यहाँ लिखा है ना कल्चर, कि कल्चर का रोल क्या है नेशन के आइडिया को डेवलप करने के लिए। जैसे कि अगर इंडिया की बात करते हैं तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये क्या है? ये हमने कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं, लेकिन हाँ, हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। जनगण मन अधिनायक जय है, या हम कह सकते हैं वंदे मातरम, या हम बहुत सारे गाने देशभक्ति के सुनते हैं। तो नेशनलिज्म की फीलिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है इन चीज़ों में। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन। कि मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड होगी कैसे? आर्ट से, कल्चर से, पोइट्री से, स्टोरीज से, म्यूज़िक से। जैसे कि अगर हम राजस्थान के केस में लें तो राजस्थान में महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। अगर हम बॉम्बे साइड में लें तो वहाँ पे हम शिवाजी महाराज का नाम सुनते हैं तो हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। तो तरह तरह से और भी हमारे बहुत सारे इसमें वो हुए हैं, लीडर्स हुए हैं जिनसे हमें नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। तो बेसिकली क्या करते हैं ये हमारे सीधे इमोशंस पे टारगेट करते हैं। ये चीज़ें सीधे हमारे इमोशंस पे फोकस करती हैं और हमारे अंदर एक माइस्टिकल फीलिंग को डेवलप करती हैं। तो हमने क्या देखा कि रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी तरीके से कल्चर का यूज़ करें, हम कैसे भी करके कल्चर का, आर्ट का, पोइट्री का यूज़ करें, और हम किसी भी इंसान के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करें। ठीक है। अब इसी में यहाँ पे एक बात होगी जिनका नाम था भाई साहब का कैरोल केरुपिंस्की। कैरोल केरुपिंस्की बेसिकली, अब यहाँ पे दो लोगों के नाम हम डिस्कस करेंगे, एक तो कैरोल केरुपिंस्की का और एक हल्डर का। तो कैरोल केरुपिंस्की ने भी अपने ओपेराज और म्यूज़िक इनको यूज़ किया, जैसे उनके फोल्क डांसेस है पोलोनाइज और मजूर का, जिससे कि उन्होंने नेशनल स्ट्रगल और नेशनल सिंबल अपना दिखाया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद पोलैंड का कुछ हिस्सा जगह जगह बट गया था। ठीक है, जैसे किसी ने कोई टेरिटरी ले ली, किसी ने कोई टेरिटरी ले ली, और जब रशिया को जो टेरिटरी मिली थी तो रशिया ने वहाँ पे लैंग्वेज बोल दी कि भैया आप सबको पोलैंड के अंदर रशियन बोलनी है। तो ये सब बातों को देखते हुए कैरोल केरुपिंस्की ने लोगों के अंदर पोलैंड को लेके जो भावना जगाई थ्रू ओपेरास एंड म्यूज़िक, इसको हम बोलते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन। जैसे कि पोलैंड के अंदर सीधे सीधे रशिया ने जब ऑक्यूपेशन किया तो उन्होंने बोल दिया कि भैया आपको रशियन लैंग्वेज ही बोलनी है। तो वो लोगों ने क्या बोला, नहीं हम तो पॉलिश लैंग्वेज बोलेंगे। तो ये पॉलिश लैंग्वेज भी क्या है? लैंग्वेज भी हमारा क्या है? एक रोमांटिक इमेजिनेशन। हमने कोई लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन हमने कैसे रेजिस्ट किया है कि हम भैया पोलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे। तो लड़ाई नहीं लड़ना, सिर्फ कल्चर से, आर्ट से, पोइट्री से, स्टोरीज से, म्यूज़िक से किसी के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करना है। दैट इज़ रोमांटिक इमेजिनेशन। और उसी से हमारे अंदर क्या आती है? नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो,
हाँ, इससे पहले इस पेज में एक लाइन रह गई थी, वही थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। हाँ, ये भाई साहब का नाम रह गया था। ये जो भाई साहब है ना, इनका नाम है गॉटफ्राइड हल्डर, जॉन गॉटफ्राइड हल्डर। इन्होंने जर्मनी के अंदर कॉमन लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया, और उन कॉमन लोगों को हम क्या बोलते हैं? दास फोल्क। ठीक, तो हमने इसमें दो लोगों के नाम देखे हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम था आपका कैरोल कैरुपिंस्की का, और सेकंड नाम था आपका गॉटफ्राइड हल्डर का। इन लोगों ने फोल्क पोइट्री, फोक स्टोरी, फोक म्यूज़िक, फोक डांस, इन सब चीज़ों से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी ये, फिर से क्या हो गया फ्रांस के अंदर। देखिए, अभी तक अगर आपको ऑर्डर याद हो तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई। ट्रीटी ऑफ वियना में बर्बन डायनेस्टी पावर में आती है, ये सभी को पता होना चाहिए, बर्बन डायनेस्टी आ गई। 1830 में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि 1830 में लुइस फिलिप हेड बन जाते हैं और बर्बन डायनेस्टी चली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, वो लिबरल नेशनलिस्ट एक लीडर होता है। उसके बाद अब वो भाई साहब बने रहते हैं, कब तक? 1848 तक। फिर से फ्रांस के अंदर कोई ना कोई रिवॉल्ट हो जाता है, और भाई फ्रांस का पता ही है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लगती है, वही वाली बात हुई। अब कहानी क्या हुई 1848 में? अगर आप देखोगे तो 1848 में देखो, कहानी किसी भी रिवॉल्ट की ना 90% पॉपुलेशन ग्रोथ से ही होती है, कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बेरोज़गारी बढ़ी, लोग माइग्रेट करने लगे, इधर से उधर जाने लगे, उधर से इधर आने लगे। उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, तो पहले तो गांव में लोगों को काम मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई ना, तो काम उतना मिलना बंद हो गया, और इम्पोर्ट बहुत होता था। जब इम्पोर्ट ज़्यादा होता है ना किसी भी देश में अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, तो वहाँ के जो लोकल वीवर्स होते हैं, लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, लोकल कंपनी होती है, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है अगर किसी भी देश में इम्पोर्ट ज़्यादा होता है उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखो सेकंड एक कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो देखो भैया फूड के प्राइसेस भी बढ़ चुके थे, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, मोर पीपल टू बी फेड। अब ज़्यादा लोग खिलाने वाले थे, ज़्यादा लोगों को खिलाना पड़ता, कैसे खिलाओगे ज़्यादा लोगों को, वो एक समस्या आ रही थी। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि क्रॉप फेल हो गई, क्रॉप फेलियर हो गया, बेड हार्वेस्ट हो गया। फ्रांस में तो ये शुरू से चलता चला आ रहा है, सभी देख रहे हैं। अब भैया क्रॉप फेलियर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट था, लोग शहरों में आ रहे थे, फूड प्राइसेस बढ़ चुके थे, ऐसे कैसे लोगों को, कितने लोगों को खिलाएंगे हम? तो भैया जब बहुत प्रॉब्लम हो गई ना, उस कंडीशन में लोगों ने क्या करा, लोगों ने ये बोला कि भैया लुइस फिलिप को हटाओ। लुइस फिलिप कौन था? जो 1830 में आया था, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। लुइस फिलिप कौन था? वो प्रीवियस वीडियो। अब लुइस फिलिप चला जाता है, लुइस फिलिप यहाँ से चला जाता है और नेशनल असेंबली आ जाती है। नेशनल असेंबली वहाँ पे सबको वोटिंग का राइट देती है और बोलती है कि हम आपको काम भी देंगे, वोटिंग राइट भी देंगे, और रिपब्लिक घोषित कर देती है फिर से। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे रिवॉल्ट आया? अब देखो भैया 1848 में फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली आ गई। हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं और 10th आ गया है, पर फ्रांस बेचारा अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अब देखो फिर यहाँ पे कुछ घटना होती है। अब ये लिबरल्स कौन थे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिबरल्स बेसिकली जस्ट एक मिडिल क्लास ग्रुप था, जिसमें मैन वुमेन सभी लोग थे, और ये इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, सभी लोग थे। तो ये सोच रहे थे कि अब मौका अच्छा है, अब ये टाइम बढ़िया है, अब इस समय क्या करते हैं, कैसे भी करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आते हैं, नेशनल यूनिफिकेशन कर लेते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। तो लोगों ने ये सोचा कि ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए, ज़्यादा अच्छा है, इस समय तो माहौल भी गर्म है, तो हम सब क्यों ना फ्रैंकफर्ट एक जगह है वहाँ पे, क्यों ना हम सब फ्रैंकफर्ट में मिलें। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें फ्रैंकफर्ट में मिलना है। तो ये सब लोग पहुँचते हैं कहाँ? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट क्या है? बेसिकली पहले जर्मनी था, प्रशिया में एक जगह है फ्रैंकफर्ट। तो वहाँ ये सब लोग जाके मिलते हैं और ये कहते हैं कि भैया एक जर्मन नेशनल असेंबली बना लेते हैं।
बना लो। अब इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कौन लोग गए हैं? वो लोग गए हैं जो बेसिकली मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास मैन एंड वुमेन, सिर्फ मिडिल क्लास गई है। मिडिल क्लास ने ये सोचा था कि हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे पूरे प्रशिया के लिए, पूरे जर्मनी के लिए, यूनाइट करने के लिए। अच्छी बात है। ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन ए फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन दी फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, फ्रैंकफर्ट एक शहर था, वहाँ पे पार्लियामेंट है फ्रैंकफर्ट की, और वो भी कहाँ थी? सेंट पॉल चर्च में। उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे बना लो। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम एक बढ़िया करे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उससे पहले हम अपने एक राजा बना लेते हैं। राजा क्या? उन्होंने सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे। देखो लिखा भी है, दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाई मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जैसे ही मोनार्की राजा ने सुना पार्लियामेंट, उसने सीधे मना कर दिया कि भैया ऐसा है, मुझे कोई राजा फाजा नहीं बनना, मैं अपने प्रशिया का ही किंग हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हारा राजा नहीं बनना है। और हाँ, मैं मोनार्की हूँ, मैं मोनार्की ही रहूँगा, मैं मोनार्क हूँ, मैं मुझे कोई पार्लियामेंट से मतलब नहीं है, मैं मोनार्क हूँ भाई, मैं क्यों ये पार्लियामेंट मुझे चाहिए, मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है, मैं जो डिसीजन दूंगा वो फाइनल होगा। तो राजा ने ये कह के मना कर दिया कि मुझे भैया किसी भी तरीके से कुछ भी करके मुझे ये नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ नहीं ला सकता। जबकि इन लोगों का कहना सही था कि तुम राजा बने रहो, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत बस इतनी सी थी कि उसने ये बोल दिया कि मुझे मोनार्की है, मैं मोनार्क हूँ, मुझे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे भैया साफ साफ लिखा है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल। फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी वो फेल हो गई। पता ही था कि फ्रेडरिक विलियम फोर जो किंग ऑफ प्रशिया था, उसने रिजेक्ट कर दिया इसे कि भैया मुझे मोनार्क ही रहने दो, मुझे ये सब नहीं बनना है। इलेक्टेड असेंबली को उसने अपोज किया। द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड। देखो फ्रेडरिक विलियम फोर जो प्रशिया का राजा था, उसने चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और अदर मोनार्क को ज्वाइन कर लिया। अदर मोनार्क मतलब और भी देश के लोग, और भी देश के जो राजा थे, मोनार्क थे, उन्होंने बोला कि भैया ठीक है हम सब एक हो जाते हैं। और जैसे ही एरिस्टोक्रेट्स और मिलिट्री बढ़ी, पार्लियामेंट पूरी की पूरी फिनिश हो गई। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई। क्यों? क्योंकि सारे राजा एक तरफ हो गए, सारे एरिस्टोक्रेट्स एक तरफ हो गए। अब क्या करोगे? उस कंडीशन में द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लास। सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले ही वीडियो में बोला, सिर्फ मिडिल क्लास थी, वर्कर्स नहीं थे, आर्टिशंस नहीं थे, इवन एन वुमेन भी नहीं थी लोअर क्लास की। तो यहाँ ये बात हो रही है कि वर्कर्स भी नहीं थे, आपने बिल्कुल लोअर क्लास को छोड़ दिया, आप तो अपने आप ही निकल पड़े कि मिडिल क्लास ही सब काम कर लेगी, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से उन्हें किसी भी लोअर क्लास की सपोर्ट नहीं मिली। हाँ, अब आउटकम क्या आया? आउटकम देख के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि भैया ऐसा कैसे एकदम से चेंज हो गया। चेंज इसलिए हुआ कि यहाँ पे प्रशिया के राजा को और अदर मोनार्क को ये लगा कि देखो अभी तो चीज़ें सही हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम जीत गए, लेकिन कल को ये और बड़े लेवल पे आएंगे, फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा इन लोगों को फ्रीडम दे देते हैं, थोड़ी सी आज़ादी दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर इसे अबॉलिश कर दो। सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर मैंने नेपोलियन कोड में पढ़ाए हैं पार्ट 1 में, वो आप देखिएगा। सर्वडम मतलब होता है बॉन्डेड लेबर, ठीक है। सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर ये ख़त्म कर दी गई। और हैब्सबर्ग रूलर ने बहुत सारी ऑटोनॉमी दे दी हंगरियंस को इन 1867। जस्ट शो यहाँ किया गया कि भैया हम आप लोगों के साथ हैं, आप चिंता ना करें, लेकिन हाँ किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं लाएंगे, मैं राजा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ऐसा बोला गया किसमें? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो आई होप ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट अगर कहीं कोई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 में, दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद एक पार्ट और होगा, 5 पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। ठीक, वीडियो पसंद आई हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।